नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन जिसमें आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं और इन खबरों के पीछे असल खबर क्या है, जानने के लिए शुरू करते हैं न्यूज डिकोड। तो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में 3 दिवसीय समाप्त हो चुका है और इसको लेकर अब भी प्रतिक्रियाओं और बयानबाजी का दौर जारी। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने भी निशाना साधा। किन शब्दों में और किन विषयों को उन्होंने उठाया, पहले देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जो 3 दिनों तक चला और अब कांग्रेस के अधिवेशन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। आज पीएम मोदी ने अधिवेशन को लेकर क्या कहा, वो पहले सुनिए। कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। इसके साथ ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पोस्टर्स पर लगाए गए नेताओं की तस्वीरों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के भारत रत्न, जिनको कांग्रेस ने चुनाव में हराने का पाप किया, सारा देश जानता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगाया जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो लगाया जिन्हें सदैव अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी के लिहाज से तकलीफदेह साबित हुआ। कम से कम बीजेपी नेताओं के बयान से तो यही लगता है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता निशाना साध रहे हैं। अधिवेशन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को अधिवेशन को लेकर इस तरह सार्वजनिक मंच पर टिप्पणी करनी पड़े। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कांग्रेस के कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी क्या बेचैन है। इसे डिकोड करते हैं। पहली बात, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बेहद कामयाब बताई गई। कांग्रेस के इस देशव्यापी अभियान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में एकजुटता और उत्साह का संचार हुआ। यात्रा के बाद कांग्रेस का यह राष्ट्रीय अधिवेशन भी कामयाब रहा है, जिसमें इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव 2024 पर मंथन हुआ, मंत्र मिला है। इसके अलावा यात्रा के बाद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जैसे भी कांग्रेस का यह दावा रहा है और बार बार रहा है कि संघ के बैकअप और कैडर बेस वाली बीजेपी को अगर कोई टक्कर देने की ताकत रखती है तो इकलौती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस वो अम्ब्रेला है जिसके नीचे दूसरे क्षेत्रीय दल आकर बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की यात्रा, इसके अधिवेशन को गंभीरता से लेती है, इस पर निशाने साधती है, इसे डूबता जहाज और इसे कमजोर कड़ी बताकर खारिज करने की, नकारने की एक जन भावना बनाना चाहती। इधर रायपुर में कांग्रेस का जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो जाने के बाद भी इसका एक वीडियो और वीडियो में दिख रही एक चीज पर राजनीति जमकर हो रही। देखें आप। तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा है, इसका नाम इतवारी बैगा है, जो कवर्धा के रहने वाले हैं और चर्चा में भी हैं। वजह है इनकी बनाई गई माला, जो सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मेहमानों के स्वागत में पहनाई थी। इस माला को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कहा जा रहा है कि ये माला सोने की है। बीजेपी सोने की माला और अधिवेशन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। क्या करते हैं, माला तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, गुलाब की पंखुड़ियां जो उन्होंने बिछाई थी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, वो जरूर दिखाई दी। दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की परंपराओं को नहीं समझती है और कहा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी IT सेल अफवाह फैलाने में लगी है। कुल मिलाकर अधिवेशन पर घमासान जारी है। तो अधिवेशन में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेताओं को पहनाई गई माला पर विवाद हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने कुछ और आपत्ति भी दर्ज कराई हैं। वो आपत्तियां क्या हैं, जरा इसको भी आज हम डिकोड करें। कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की भव्यता और उसके खर्च को लेकर बीजेपी ने बार बार कोड किया है, ऐतराज जताया।
छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं ने अधिवेशन के दौरान आवासीन अधिवेशन किया और ये जताने की कोशिश की कि आवास का पैसा नहीं लेकिन आयोजन का है। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए जो सड़क के ऊपर फूल बिछाए गए थे, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने फिजूल खर्ची के आरोप लगाए और जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जेस्चर, माला का भी आप विरोध ले लें, अगर ये पार्टी ना सही लेकिन अगर कोई दूसरा विरोध कर रहा है उसे भी सपोर्ट किया, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस के अधिवेशन की तारीफ भारतीय जनता पार्टी कतई करेगी नहीं और इस वक्त जो वो कर रही है वो अपना विरोधी धर्म ही निभा रही है। खास तरह की जो बीरन माला थी, इसे सोने की बताकर अफवाह कौन फैला रहा है, इससे फायदा किसको होगा, क्या इसका सच सामने आने पर दल चाहे जो भी हो इसे स्वीकार कर पाएंगे और उस मुताबिक क्या एक्शन ले पाएंगे, ये जनता भी जानना चाहती। फिलहाल अधिवेशन हो चुका है, मंत्र मिल चुका है, इस पर बयान भी आ रहे हैं, इस पर विवाद भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका जमीनी असर क्या होगा और कितना लाभ कांग्रेस को दे पाएगा ये देखना होगा। अगली खबर आम आदमी पार्टी से है। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में रायपुर और भोपाल में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें रायपुर और भोपाल की है, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। भोपाल में प्रदर्शन को देखते हुए एकात्म परिसर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही एमपी के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने पूरे मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के लोगों का दमन करने का काम कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सिसोदिया पर सीबीआई ने शराब नीति में बदलाव कर घोटाला करने का आरोप लगाया है। तो न केवल गिरफ्तार किया बल्कि मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के 5 दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिए गए। शाम तक कोर्ट ने फैसला भी कर दिया। सवाल ये कि सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह क्या रही, किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया। डिकोड करते हैं इसको। केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी, वो दिन याद होगा आपको। आरोपों के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति डिजाइन की और इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। शराब के प्रोडक्शन, होलसेलर और बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति को दिए जाने पर सवाल उठाए गए। इसके साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम पर घोटाले के सबूतों को नष्ट करने के भी आरोप लगे। उन पर कई फोन को नष्ट कर देने के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन को बदला और फिर इनको तोड़ा। सिसोदिया के खिलाफ धारा 120B और 477A लगाई गई। ये आरोप है कि रद्द की गई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जो साउथ लॉबी के कहने पर किया गया। साउथ लॉबी के कुछ नेताओं और शराब कारोबारियों का एक समूह था। इसके जरिए आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपए मिले हैं। यानी एक सीधा सीधा आरोप अगर आप समझने की कोशिश करें तो शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाकर उनसे पार्टी को अपरोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कुछ लाभ हुआ। अब देखना है कि इसमें आगे जांच में निकलता क्या है। खबर अगली रायपुर से, जहां आज अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली महिलाओं ने अपना मुंडन कराया, विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखें। आंखों में आंसू और लगभग रोती हुई महिलाएं। ये महिलाएं इसलिए इतनी दुखी हैं क्योंकि इनकी साथी महिलाएं मुंडन करा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही शिक्षाकर्मी की विधवाएं अपना मुंडन करा रही हैं। शर्म की बात है ऐसे सरकार को, भूपेश बघेल को शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को कि छत्तीसगढ़ की बेटी बहू को आज मुंडन में लाकर हमें खड़ा कर दिए। कोई बात नहीं, ये मेरा श्राप बिल्कुल लगेगा। दिवंगत शिक्षाकर्मियों की विधवाएं 135 दिनों से रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने इन आंदोलनकारी महिलाओं को अपना समर्थन दिया है।
कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए। विधवा बहनें हैं, अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतने लंबे समय तक लड़ाई कर रहे हैं और आज कांग्रेस सरकार भूपेश जी गांधी परिवार को खुश करने के लिए प्रियंका गांधी के लिए रोड में फूल बिछाए हुए हैं। आंदोलन कर रही महिलाएं भूपेश सरकार से नौकरी मांग रही हैं। आंदोलन लंबे समय से जारी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। देखना होगा कि आंदोलनकारी अब आगे और क्या करते हैं। तो लगातार 135 दिन, एक लंबी अवधि, अक्टूबर से लेकर अब तक दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं आंदोलन कर रही हैं। बात मुंडा तक पहुंची है। इसके पहले भी उन्होंने कई अनयूजुअल तरीकों से अपना विरोध दिखाया। आखिर आंदोलनकारी महिलाएं अब आगे क्या कर सकती हैं या क्या उन्होंने ऐलान किया, इसको भी डिकोड करें। पहली बात, ये बात समझ में आती है कि आंदोलन करने वाली महिलाएं बिना किसी ठोस नतीजे के इस आंदोलन को खत्म करना नहीं चाहती। उन्हें सरकार की तरफ से जब तक नौकरी का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रखने की बात वो कहती हैं। दूसरी बात, आंदोलन करने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं है और सरकार या कोई भी तंत्र भीड़ या संख्या के आधार पर झुकता आया। मुंडन और उसके पहले विरोध के अलग अलग तरीके अपनाकर आंदोलनकारी महिलाओं ने समाज का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा है। सहानुभूति उनको चारों तरफ से मिल रही। सभी चाहते हैं कि समस्या का हल हो, लेकिन क्या सिर्फ सहानुभूति के बलबूते काम चल सकता है? अब तक जिस तरह का रुख हमको दिखा है प्रशासन का, उससे लगता नहीं कि आंदोलन को गंभीरता से वैसे लिया जा रहा है। वैसे मानना सबका यह है कि सरकार को, प्रशासन को, विभागों को महिलाओं की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और इसका समाधान देना चाहिए और कम से कम इस पर एक सीधा संवाद तो होना चाहिए। अगर कोई इतने दिनों से बैठा तो उससे संवाद होना चाहिए, ये ज्यादातर लोगों का मानना है। मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। अभिभाषण में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा, पटल पर रखा, योजनाओं की तारीफ की और 1 मार्च को बजट लाने की भी तैयारी। एमपी विधानसभा के बाहर की तस्वीरें बजट सत्र के पहले दिन की है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट सत्र में विपक्ष सरकार को किस कदर घेरने के मूड में है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश को G20 समूह की 8 बैठकों की मेजबानी का सुअवसर प्राप्त हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष निराशाजनक बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने अभिभाषण में राज्यपाल से झूठ बुलवाया है। तो ये बजट भी अब चुनावी बजट है। किस तरह जनता को मूर्ख बनाए, किस तरह जनता को गुमराह करे, ये इनका प्रयास है। अब देखिए, जो झूठा होगा वो उसको हर चीज झूठी ही लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकास और कल्याण की जो सरकार है उसकी कटिबद्धता इस अभिभाषण से स्थापित होती है। सरकार 1 मार्च को बजट पेश करेगी। पहली बार ई बजट पेश होगा, यानी विधायक टैबलेट पर बजट देखेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग भी होगी। विपक्ष जहां डिजिटल बजट के विरोध की बात कह रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि विधायकों की दक्षता पर सवाल उठाना गलत है। जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री पढ़ेंगे, उसे सुन भी सकते हैं वो। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मार्ग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आर्थिक सर्वे और फिर बुधवार को बजट पेश करेंगे। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो चुका है और विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए हैं। कितना दम विपक्ष के इन आरोपों में, जरा इसको हम डिकोड करते हैं। पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि राज्यपाल या राष्ट्रपति का अभिभाषण हमेशा से सरकार की तारीफों का पुलिंदा होता है और उनके मुताबिक वो आईना होता है। इन अभिभाषणों पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस ने कोई नई बात नहीं की और कांग्रेस ने कोई नया चलन नहीं चलाया। राज्यपाल ने सरकार की नीति और नियत का एक खाका खींचा है, एक रस्म है। बजट की बात करें तो साल चुनावी है और इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, तो ये बात पक्की है कि शिवराज का बजट चुनावी रहने वाला है, लोक लुभावन रहने वाला है, बहुत सी घोषणाओं को समेटे रहने वाला है। योजनाओं का ऐलान होना पक्का है।
उन्हें चुनाव में इस बात का लाभ हो, इस बात की पूरी तैयारी इस बजट में अगर दिखती है तो ये बात विपक्ष भी समझता है और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं। 1 मार्च का इंतजार सबको है कि देखें इसमें क्या क्या और किन किन वर्गों के लिए घोषणाएं होती। अगली खबर बीजेपी के एक नए अभियान सेल्फी अभियान से जुड़ी हुई। हम सब तो सेल्फी खींचते हैं, लेकिन आज से बीजेपी ने, उनके महिला विंग ने सेल्फी खींचना शुरू किया। इस अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता मोदी सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी देश भर में हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। सेल्फी लेती इन महिलाओं को देखिए। ये तस्वीरें बीजेपी महिला मोर्चा के सेल्फी अभियान की हैं, जो आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताएं मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मेल मुलाकात करेंगी और सेल्फी लेकर नमो ऐप में अपलोड करेंगी। अभियान का आगाज आज रायपुर के बीजेपी दफ्तर से किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती श्रीनिवासन जी द्वारा ये आह्वान था कि सभी स्टेट में ये सेल्फी अभियान चलना चाहिए। ये कार्यक्रम हमारा सतत चलते रहेगा, लगातार मार्च तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। तो ऐसी जो लाभार्थी बहनें हैं वो सब मिलकर जो है देश भर की वो प्रधानमंत्री उनकी का आभार व्यक्त करेगी, उनको धन्यवाद देगी। बीजेपी महिला मोर्चा सेल्फी अभियान के तहत 1 करोड़ सेल्फी लेंगी। बहरहाल इस अभियान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा कि महंगाई त्रस्त महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेना चाहिए। उनको कम से कम आरएसएस भर्ती करना भी शुरू करवा दे, उसमें पदाधिकारी बना दे। कब सरसंघ चालक किसी महिला को बनाएंगे वो भी कर ले। थोड़ा सा इनको उन महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेकर डालना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। देखना होगा कि सेल्फी अभियान का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। और इधर विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल से कांग्रेस को एक झटका लगा है। दिमनी से पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में चले गए। बीएसपी का अंगवस्त्र गले में डलवाते ये सज्जन कभी कांग्रेसी रंग में हुआ करते थे, लेकिन ग्वालियर चंबल में बिखरती कांग्रेस को छोड़कर अब ये बीएसपी के हाथी पर सवार हो गए हैं। 2013 में दिमनी से बीएसपी के टिकट पर विधायक बने बलवीर दंडोतिया ने बाद में कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, लेकिन ज्यादा दिन कांग्रेस में बनी नहीं, लिहाजा बीएसपी में लौटने को ये घर वापसी बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में पूरे जीवन मेरा वहाँ में रहा, पार्टी सब कार्यकर्ता ने कही दंडोतिया चला तो मैं वहाँ में आया। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल का दावा है कि चुनाव आते आते कांग्रेस बीजेपी के कई नेता बीएसपी में शामिल होंगे। विधायक भी बने तो प्रोडक्ट बहुजन समाज पार्टी का ही है और उनको भी प्रायश्चित होगा कि वहाँ पे उनको स्वतंत्रता नहीं है काम करने की। बहुजन समाज पार्टी में जो चुनकर भी जाते हैं तो वो अपने क्षेत्र में जनता का काम करते हैं। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के सामने अपने छिटकते नेताओं को एकजुट करने की चुनौती जरूर बढ़ गई है। तो एक पूर्व विधायक ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। आप सोच रहे होंगे कि एक पूर्व विधायक से कांग्रेस जैसी पार्टी को भला क्या फर्क पड़ेगा। डिकोड करते हैं जरा। ग्वालियर चंबल में सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी मजबूत बताई जाती है। एक पूर्व विधायक का जाना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं। ये घटना ये भी जताती है कि कांग्रेस के कुनबे में असंतोष अब भी है। एक पूर्व विधायक कम से कम 1 सीट को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ 1 सीट भी मायने रखती है। अब पूर्व विधायक की बात करें तो पहले ये साहब बीएसपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर से अब बीएसपी में चले गए। ये भी साबित होता है कि राजनीति में विचारधारा इस तरीके की बातों पर यकीन नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आपका लाभ, आपको टिकट मिलने की उम्मीद और कहां आप खुलकर काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें मायने रखती। अब आपको एक जनता से जुड़ी तस्वीर दिखाते हैं। जबलपुर के सरकारी आईटीआई में घूसखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ, देखें। कुर्सी में बड़े आराम से बैठकर रुपये लेते ये साहब जबलपुर आईटीआई में ट्रेनिंग अफसर के पद पर पदस्थ हैं। नाम है आरके द्विवेदी। आरोप है कि आईटीआई के सर्वेयर विभाग में पदस्थ द्विवेदी जी छात्रों से शॉर्ट अटेंडेंस से मुक्ति दिलाने और परीक्षा में पास कराने के एवज में छात्रों से रिश्वत ले रहे हैं। टीचर का वीडियो वायरल हो गया। आईटीआई के प्रिंसिपल ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। समिति बनाकर उनसे भी जो है वो प्रश्न करेंगे, है ना, और स्पष्टीकरण चाहेंगे। और इसके बाद में जो प्रसारती है उस ट्रेड के, उनसे भी जो है वो हम लोग जो है वो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि वीडियो में या पैसे के लेन देन में कहीं भी कोई सत्यता आती है तो निश्चित रूप से उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
घूसखोरी से परेशान छात्रों ने नाम उजागर होने के डर से प्रिंसिपल से लिखित शिकायत तो नहीं की, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चलिए, तो अब गलती की है तो उसको भुगतना पड़ेगी, लेकिन क्या कोई स्टूडेंट से इस तरह पैसे लेकर उनकी अटेंडेंस को पूरा कर पाएगा? क्या इससे उनका नुकसान नहीं होगा? क्या इससे पूरे आईटीआई की और पूरे के पूरे टीचर्स की छवि पर धब्बा नहीं लगता? ये टीचर को भी सोचना है और उन पर एक्शन लेने वाले जिन्होंने दावा किया है उनको भी सोचना। आज के लिए बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए, खबरों के डिकोड के लिए इसी मंच पर कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।